हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। और आज हम हाजिर हैं नए लेक्चर के साथ। इसमें हम डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। बहुत बड़ी शाख है केमिस्ट्री की, और इसमें ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल वर्क है सारा तकरीबन जो है वो सरफेस केमिस्ट्री में आ जाता है। और सरफेस केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे इसकी पहली शाख पर कैटालाइसिस पर बात करेंगे। तो चलें, लेट्स बिगिन द लेक्चर। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है। सरफेस, जैसे कि आपको मालूम है, किसी भी चीज की सतह को कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज की सतह को। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टडी ऑफ फिनोमेना अक्रिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस। ये मेन चीज है किसी भी सब्सटेंस के। ठीक है, सब्सटेंस अब क्या होता है? मैटर इन इट्स प्योर फॉर्म। ठीक है, एक मिक्सचर होता है। मैटर की दो किस्में होती हैं, मैटर और सब्सटेंस। सब्सटेंस होता है मैटर इन इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस के सरफेस एरिया पर होने वाला कोई भी अमल जो है वो सरफेस केमिस्ट्री कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। इट इज वेरी एप्लीकेबल इन इंडस्ट्रीज एंड डे टू डे लाइफ। जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि इंडस्ट्री में और रोजमर्रा जिंदगी में इसका बहुत ज्यादा किरदार, अहम किरदार है इसका। फिर डील्स विद ऑल द टाइप्स ऑफ सरफेसेस, तमाम तरह की सरफेसेस को। आउटर, अब सरफेस क्या होती है? जैसे हमने पहले ही बात की, सतह, आउटर मोस्ट लेयर। जिस तरह आप पानी का गिलास लें एक, और फर्ज कर लें कि उसमें ये जो है ना, ये सतह है उसकी, तो ये इस एरिया को हम कहेंगे उसकी सरफेस। ठीक है, अब चलते हैं जी आगे। उम्मीद है यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सरफेस होती क्या और सरफेस केमिस्ट्री क्या है। तो इस जगह पर होने वाले जितने भी रिएक्शंस या फिनोमेनास होंगे उसे हम कहेंगे कि वो सरफेस केमिस्ट्री है। अब इसकी क्लासिफिकेशन जो है ना सरफेस केमिस्ट्री की, वो तीन मेजर टाइप्स हैं इसकी। पहला तो काइटलाइसिस है, फिर एडसॉर्प्शन है, और फिर कोलॉइडल है। आज हम बात करेंगे कैटालाइसिस पर। तो व्हाट इज कैटालाइसिस? कैटालाइसिस है क्या? 1836 में जैकब बर्जीलस जो थे ना, साइंटिस्ट, केमिस्ट थे, और इसके अलावा एटॉमिक मैसेज जो हैं वो भी इन्होंने सबसे पहले दरियाफ्त किए थे। इन्होंने बताया था उनके बारे में। ठीक है, realize that some substances increase the rate of reaction without themselves being consumed। तो इन्होंने सबसे पहले देखा कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो खुद तो रिएक्ट नहीं करते, खुद तो कंज्यूम नहीं होते, लेकिन रिएक्शंस को तेज कर देते हैं। ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं। These substances function by losing bonds। अब ये काम कैसे करते थे कि जो रिएक्टेंट काम कर रहे हैं ना, उनके दरमियान मौजूद बॉन्ड्स को लूज कर देते थे। ठीक है ना, इन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टुगेदर। तो जो इकट्ठे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं उनके दरमियान पाए जाने वाले बॉन्ड्स को लूज कर देते हैं। ही कॉइन्ड द टर्म। फिर उसने ये जब फिनोमेना देखा कि ये बॉन्ड्स को लूज कर देते हैं, तो उसने इसे नाम दिया कैटालाइसिस का। ग्रीक में कैटा को कहते हैं होली, और लीन कहते हैं लूजन को। ठीक है ना, लूज करना। Although a number of cases are now known where the catalyst definitely retard। अब बहुत से ऐसे रिएक्शंस भी देखे गए हैं जिसमें ये सिर्फ बढ़ाता नहीं है रिएक्शन, बल्कि ये रेट ऑफ रिएक्शन कम भी कर देता है। अब हमें पता है कि जो कैटालाइसिस है वो होता क्या है, कैटालाइसिस करता क्या है। ठीक है ना, तो अब हम उन assumptions को देखते हुए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। A substance which alter the rate of chemical reaction। ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के रेट को तब्दील कर दे। हमने ये नहीं कहा कि बढ़ा दे, ठीक है, हमने कहा तब्दील कर दे, खा वो उसे कम करे, खा वो उसे ज्यादा कर दे। इट सेल्फ रिमेनिंग केमिकली अनचेंज्ड। तो ये अहम चीज है, याद रखने वाली है कि खुद इस्तेमाल नहीं होगा वो। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिस्ट। तो उसे क्या कहेंगे हम? कैटालिस्ट। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कैटालाइसिस। पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? कैटालाइसिस। सो कैटालाइसिस में इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन।
अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन दो तरह के होते हैं, कैटालाइसिस के दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटालाइसिस, एक होता है नेगेटिव कैटालाइसिस। पॉजिटिव कैटालाइसिस ऐसा कैटालाइसिस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। जैसे हम मिसाल के तौर पर ये देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये NO की मौजूदगी में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन NO बढ़ा देगा। लेकिन आप ये देखें कि ये बिल्कुल जैसा यहाँ पर था वैसा ही यहाँ पर हमें फिर हासिल हो गया, मतलब विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इट हैज ऑल्टर्ड द रिएक्शन। ठीक है। फिर दूसरा होता है नेगेटिव कैटालाइसिस। नेगेटिव कैटालाइसिस क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है, रिटार्ड कर देता है। ठीक है। जिसमें एग्जांपल देखते हैं हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की। ठीक है। तो ये डाइल्यूट एसिड, कोई भी डाइल्यूट एसिड या ग्लिसरॉल की मौजूदगी में होता है, लेकिन ये रेट ऑफ, फिर ये जो या आप डाइल्यूट एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ग्लिसरॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगा। ठीक है। बढ़ाएगा नहीं, इंक्रीज नहीं करेगा, स्लो डाउन कर देगा। तो इसे कहते हैं नेगेटिव कैटालाइसिस। अब टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस, पॉजिटिव कैटालाइसिस की टाइप्स देखते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, होमोजेनियस कैटालाइसिस और हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस। थर्ड टाइप का जो तीसरी टाइप है उसे कहते हैं एंजाइम कैटालाइसिस। ठीक है। जो कि ज्यादातर बायोलॉजिकल इंटरेस्ट के होते हैं, ज्यादातर बायोलॉजिकली इस्तेमाल होते हैं। जैसे इसकी बड़ी एग्जांपल है स्टोमक में जो है पेप्सन है। ठीक है ना। फिर बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल इंटरेस्ट में आ जाते हैं और वो भी यही काम करते हैं कि रिएक्शंस को ज्यादा कर देते हैं। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी कम करके। आगे हम डिस्कस करेंगे ये बात भी। होमोजेनियस कैटालाइसिस क्या होता है? अब होमोजेनियस कैटालाइसिस ऐसे कैटालाइसिस होते हैं जिसमें रिएक्शन मिक्सचर और कैटालिस्ट एक ही फेस में हो। जैसे कि रिएक्शन मिक्सचर लिक्विड है तो कैटालिस्ट भी लिक्विड हो। ठीक है ना, दोनों एक फेस में हो। अगर कैटालिस्ट सॉलिड है तो रिएक्शन मिक्सचर भी सॉलिड हो, या गैस है तो फिर कैटालिस्ट भी गैस हो, एक ही फेस में हो। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस कैटालाइसिस इन गैस फेस। देखें, सल्फर डाइऑक्साइड 2SO2 ये भी गैस है। ठीक है। ऑक्सीजन भी गैस है और फिर NO खुद बजाते खुद ये भी एक गैस है। तो तीन गैसें हैं। ठीक है। और जिसमें दोनों रिएक्टेंट भी गैस और फिर जो है हमारे पास कैटालिस्ट ये भी गैस है। तो फिर प्रोडक्ट जो है और फिर ये जो है देखें फिर उसी हमें मिल गया ना, वैसे का वैसा ही। इसी तरह एसिटाल्डिहाइड की बात करें तो ये भी जो है गैस फेस, I2 आयोडीन जो है वो गैस फेस में होता है। ठीक है। फिर से क्या होगा, CH4 + CO और आयोडीन हमें वैसे की वैसे हासिल हो गई। दूसरी मिसाल देखते हैं सॉल्यूशन फेस में। सॉल्यूशन फेस में C12H22O11 क्या होती है? शुगर, सुक्रोज। ठीक है। सुक्रोज का रिएक्शन जब हम देखेंगे पानी के साथ तो इसमें होता क्या है, H2SO4 की मौजूदगी में ये कैटालिस्ट है। अब ये भी सॉल्यूशन लिक्विड है, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, H2SO4। ठीक है। अब देखें कि CH3COOC2H5 ये भी लिक्विड होता है और फिर H2O भी लिक्विड है। ठीक है। और OH नेगेटिव जो है या H पॉजिटिव जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम, वो भी लिक्विड फेस में होगा। फिर है हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस। हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस होता है जिसमें रिएक्शन मिक्सचर जो है, रिएक्शन मिक्सचर प्लस कैटालिस्ट जो है वो सेम फेस में ना हो, सेम फेस में ना हो, सेम फेस में ना हो। मतलब ये है कि रिएक्टेंट जो है वो गैसेस हो और सॉलिड कैटालिस्ट जो है वो सॉलिड हो जाए। ठीक है ना। कॉन्टैक्ट कैटालाइसिस भी कहते हैं इसमें, जिसमें रिएक्टेंट गैसेस हो और कैटालिस्ट सॉलिड हो, उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट कैटालाइसिस भी कहते हैं और ये अहमियत का हामिल है। फिर लिक्विड रिएक्टेंट प्लस सॉलिड कैटालिस्ट। ठीक है। सॉलिड कैटालिस्ट हो जाए, लिक्विड रिएक्टेंट जो है वो लिक्विड हो, फिर रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड हो जाए और कैटालिस्ट जो है वो सॉलिड हो जाए। ठीक है ना।
अब देख लेते हैं कुछ मिसालें। सबसे पहले मिसाल कॉन्टैक्ट कैटालाइसिस की देख लेते हैं विद गैसेस रिएक्टेंट के साथ। तो गैसेस रिएक्टेंट के साथ देखिए ये वही एग्जांपल आ गई जो पहले भी हमने डिस्कस की थी, ठीक है। 2SO2 प्लस O2, इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, ठीक है, या ये इस्तेमाल कर लें, लेकिन दोनों ही जो है वो सॉलिड स्टेट में है। फिर दूसरी एग्जांपल N2 3H2, इसमें हम फेरिक को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और फेरिक जो है वो आयरन सॉलिड होती है, हेबर प्रोसेस, अमोनिया बनाने के लिए, बनाने का प्रोसेस, ठीक है ना, अमोनिया बनता है हेबर प्रोसेस। फिर H2C डबल बॉन्ड CH2 इथीन, इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाने के लिए निकल इस्तेमाल होती है, ये सॉलिड है, ठीक है। जबकि ये जो है लोअर, हमें पता है लोअर अल्केन अल्कीन अल्काइन जो होती हैं वो गैसेस होती हैं, ठीक है, और H2 भी गैस है एक। अब हेटेरोजेनस कैटालाइज्ड विद लिक्विड रिएक्टेंट, जिसमें रिएक्टेंट जो है वो लिक्विड हों, इसमें डीकम्पोजिशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड की एग्जांपल देख लेते हैं हम, जिसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो है और प्लेटिनम इन कोलोइडल फॉर्म में इस्तेमाल होती है। मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लेटिनम को भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें रिएक्टेंट जो देखें परऑक्साइड जो है वो लिक्विड होती है, जबकि प्लेटिनम जो है वो सॉलिड है। इसी तरह फिर बेंजीन जो है वो लिक्विड है, CH3COCl लिक्विड, जबकि AlCl3 जो है वो सॉलिड है और ये जो है लिक्विड। इसी तरह फिर सॉलिड रिएक्टेंट के साथ 2KClO3, पोटाशियम क्लोरेट जो है ये सॉलिड होगा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड भी सॉलिड है, ठीक है ना। तो ये तीसरी एग्जांपल। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शंस। सबसे पहले तो है नो चेंज इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन। देखें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली दोनों तरह हमने देखा, तो कैटालिस्ट जो है ना किसी भी तरह के केमिकल चेंज में नहीं जाते। हाँ, फिजिकल चेंज थोड़ा बहुत आ जाता है, जैसे कि ग्रैनुलर मैंगनीज डाइऑक्साइड जब हम इस्तेमाल करते हैं ना एज ए कैटालिस्ट थर्मल डिकम्पोजिशन में, तो एंड पर इसका फाइन प्रोडक्ट पाउडर बच जाता है, ठीक है ना, हालांकि हमने उसमें ग्रैन्यूल्स डाले थे। तो ये फिजिकल चेंज आता है लेकिन केमिकल चेंज नहीं आता कोई भी। इसी तरह स्मॉल क्वांटिटी प्रोड्यूस ऑलमोस्ट अनलिमिटेड रिएक्शंस। तो जो कैटलिस्ट होते हैं इनकी थोड़ी सी मिकदार ही काफी होती है। ट्रेसेस ऑफ मेटल कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, जैसे 1/10 मिलियन ऑफ मास ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम जो है ना वो डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड करवा सकती है, 1/10 मिलियन, ठीक है। फिर सम कैटलिस्ट आर नीड टू बी प्रेजेंट इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट टू बी इफेक्टिव। तो कुछ जो है वो हमें ज्यादा मिकदार में भी चाहिए होते हैं, जैसे AlCl3 जो है इसके साथ 30% ऑफ बेंजीन की जरूरत भी होती है रिएक्शन को कैरिड आउट करवाने के लिए। फिर फॉर द एसिड एंड अल्कलीन हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कैटलिस्ट। एसिड या अल्कलीन हाइड्रोलिसिस ईस्टर की करवाने के लिए हमें फिर वो जितना ज्यादा वो होगा उतना ज्यादा ही मतलब रिएक्टेंट होगा, उतना ज्यादा कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, मोर इफेक्टिव व्हेन डिवाइडेड फाइनली डिवाइडेड, जब हम उसे उसके ग्रैन्यूल्स हैं उसे हम फाइनली पाउडर्ड में कन्वर्ट कर लें, या उसके बल्क है तो उसे जो है वो हम ग्रैन्यूल्स में कर लें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा हाइड्रोजीनियस कैटलाइसिस की सूरत में, ठीक है ना। सॉलिड कैटलिस्ट है मोर इफेक्टिव स्टेट ऑफ फाइन सब डिवीजन बल्क में, तो सॉलिड को जो है वो हम फाइन पाउडर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे लंप ऑफ प्लेटिनम जो है उसे लेस कैटालिटिक देन कोलोइडल और प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस जो है वो उसका कम होता है इफेक्ट, ठीक है। इसी तरह फाइनली डिवाइडेड निकल इज बेटर कैटलिस्ट देन लंप ऑफ सॉलिड निकल। फिर स्पेसिफिक इन रिएक्शन है, स्पेसिफिक कैटलिस्ट जो है वो स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैरिड आउट करते हैं। डिफरेंट कैटलिस्ट ब्रिंग अबाउट कंप्लीटली डिफरेंट रिएक्शन फॉर द सेम सब्सटेंस। जिस तरह इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम, C2H5OH इथाइल अल्कोहल जो है इसमें जो कैटलिस्ट हमारा Al2O3 और फिर ये बनाए डिहाइड्रेशन करेगा, तो इसके लिए ये स्पेसिफिक है, यही ये रिएक्शन करवा सकेगा, ठीक है ना। इसी तरह कॉपर जो है कॉपर की मदद से जब हम कॉपर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर वो डिहाइड्रेशन नहीं होगी, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगी, ठीक है, डिहाइड्रेशन नहीं होगी, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगी कॉपर के साथ जब हम करवाएंगे।
एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा और H2 जो है वो रिलीज हो जाएगी। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलाइसिस में आ जाएगा जी, ए कैटलिस्ट कैन नॉट इन जनरल इनिशिएट रिएक्शन। अच्छा देखें, कैटलिस्ट जो है ना वो जनरली रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करवाता, ठीक है ना, लेकिन बाज़ औक़ात करवाता भी है। जैसे पहले पहले ये सोचा जाता था कि ये रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करवाता, लेकिन बाद में देखा गया कि देखिए अगर आप H2 प्लस O2 को रूम टेम्परेचर पर रखें तो कभी भी रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब अगर आप प्लेटिनम ब्लैक को इस्तेमाल करें तो रिएक्शन फ्यू सेकंड्स में जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा और पानी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर ये माना जाने लगा कि रिएक्शन को जो है वो स्टार्ट भी करवाया, इनिशिएट भी करवाया जा सकता है। चेंज ऑफ टेम्परेचर, change in temperature alter the rate of catalytic reaction as it would do for the same reaction without a catalyst। चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो रिएक्शन रेट ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन जो है उसे चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर जो है वो कैटलिस्ट को भी अफेक्ट करता है। राइज इन टेम्परेचर कैटलिस्ट की को डीनेचर कर सकता है। जैसे एंजाइम की सूरत में ये अक्सर होता है, बुखार हो जाता है ना, उसकी वजह यही होती है कि एंजाइम जो है वो डीनेचर हो सकते हैं ज़्यादा बुखार में, ठीक है। और होता क्या है अब कि फिजिकली जो है वो अल्टर कर देता है, जैसे हमने बात की कि डीनेचर कर देता है। इसी तरह दिस प्रूव विल कॉलोइड सोल्यूशन लाइक दैट ऑफ प्लेटिनम सिंस राइज इन टेम्परेचर में कॉज देयर कोएगुलेशन। क्या हो जाता है? उसका अंजुमात हो जाता है। अगर टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाएगा तो फिर वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। हमने पहले ही बात की थी कि फाइनली पाउडर्ड प्लेटिनम जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, बल्क एज कंपेयर टू बल्क। अच्छा, अब होता क्या है कि जो ये है ना, ये एट ए सर्टेन टेम्परेचर पर एक सर्टेन पॉइंट तक रिएक्शन को बढ़ाएगा, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा मैक्सिमम पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, और उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिस पर कैटलिस्ट जो है वो बेस्ट काम कर सकता है सही तौर पर। शॉर्टन द टाइम। अब कैटलिस्ट क्या करता है, इसकी एक बड़ी खूबी ये भी है कि टाइम को कम कर देता है इक्विलिब्रियम के, ठीक है। हाँ, इफेक्ट नहीं करता उसके फाइनल रिवर्स रिएक्शन को या फॉरवर्ड रिएक्शन को, बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। हाँ, ये है कि इक्विलिब्रियम अटेन करने के टाइम को कम कर देता है, ठीक है। देखिए, कैटलिस्ट शॉर्टन द टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम बट कैन नॉट अल्टर द परसेंटेज यील्ड। फिर ये क्या करता है? परसेंटेज यील्ड को भी इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। और एट ए स्टार्ट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर द मैक्सिमम एंड हेंस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम। As the time passes, the rate of reaction decreases until the equilibrium is established. For the reverse reaction, the initial concentration of C and D are 0, and the rate of reaction is lowest. As the time passes, the rate of reaction increases till the equilibrium is established. ठीक है, जिस तरह अब होता है हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया बनाने के लिए, बिल्कुल सेम यही केस, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, फेरिक जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी टाइम ड्यूरेशन कम कर देता है। हालांकि पर यील्ड को वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता, लेकिन उसके टाइम को शॉर्टन कर देता है, जल्दी बनना शुरू हो जाता है। ये एक ग्राफ है, इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारे रिएक्टेंट थे, ठीक है ना, ये हमारा प्रोडक्ट है सी प्लस डी। अच्छा, अब जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, ये है इस तरफ हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और इस तरफ टाइम है। अच्छा, अब जिस वक्त टाइम शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन ए क्रॉस प्लस बी रिएक्टेंट कम होना शुरू हुए, जबकि प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हुआ। सर्टेन पॉइंट पर आकर यहाँ पर इस जगह पर ए प्लस बी बराबर हो गया सी प्लस डी के, और इसे हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब हुआ क्या, देखें, ये हिस्सा है ना, ये वाला, ये है कैटलिस्ट के बगैर, ये भी कैटलिस्ट के बगैर है। लेकिन जब हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल किया तो देखें टाइम शॉर्ट, अब देखें ना टाइम, यहाँ पर टाइम ज्यादा लगा यहाँ तक आने के लिए, लेकिन जब हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल किया तो ये कर्व पीछे आ गई और इक्विलिब्रियम यहीं पर हासिल हो गया। तो इन दिस वे इट डिक्रीजेस
द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम अटेनिंग। ठीक है, तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी बात में कोई तशकीक, कोई शुबा, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछें, और कोई भी इस मुतालिक सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश होगी कि बर वक्त आपके तशकीकात को दूर किया जाए। और इसके साथ लाइक और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी बर वक्त आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।